उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ, परंपरागत चीनी इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताएं बताइए। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण। ठीक है, इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन कीजिए। इसके अंदर जो है 19वीं शताब्दी में आपको जो है ये सबाल्टन स्कूल, अनाल स्कूल, ये सब उसके अंदर आ जाएगा, जिसमें हम भारतीय इतिहास के विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में लिखेंगे। दृष्टिकोण का मतलब होता है, और भारतीय इतिहास पर उपनिवेशिक इतिहास, इसका मतलब होता है कि भारत में जिस समय अंग्रेज थे उस समय उनका कैसा इतिहास लेखन था उसके बारे में। तो ये एक क्वेश्चन जो है 2-3 क्वेश्चनों को कवर कर लेगा। और दूसरा है चीनी इतिहास लेखन। एक बार हम ये चीनी इतिहास लेखन पढ़ लेते हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि चीन का इतिहास कैसा था। चीनी इतिहास लेखन का मतलब होता है कि जो चीन के इतिहासकार थे उन्होंने चीन के बारे में क्या लिखा है उसके बारे में हमको पढ़ना है। परंपरागत चीनी इतिहास लेखन। चीनी इतिहास लेखन में यानी कि चीन के इतिहासकार जिन्होंने चीन के बारे में लिखा, और दूसरे जिन्होंने चीनी यात्री जो भारत पे आए थे और उन्होंने चीन के बारे में भारत आए थे और उन्होंने भारत के बारे में लिखा था। ये देखिए, जब आप विदेशी साहित्य लिखेंगे, विदेशी साहित्य में चीनी साहित्य है जिसमें कि समा शेन, तसो त्सवांग, समा चियन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये है चीनी यात्री जो कि हवान हेनसांग और इत्सिंग, जो कि भारत आए थे और उन्होंने भारत के बारे में लिखा था। तो इसका थोड़ा पार्ट उस वाले क्वेश्चन में भी आ जाएगा। देखिए, ठीक है, चीनी इतिहासकार में क्या है, चीन का तो इतिहास है वो सबसे ही पुराना प्राचीनतम इतिहास है। वहाँ के लोगों को जो है नैतिकता से लिखना बहुत अच्छे से आता था। ठीक है, प्रोफेसर लातूरेट ने लिखा है कि भारत के लोगों की तुलना में चीन के लोग इतिहास के विषय में ज़्यादा जागरूक थे। ठीक है, और उसमें जो है उन्होंने जो अपने इतिहास के माध्यम से जो समाज में हुई बुराई हैं उनको हटाने का जो है हटाने का कार्य किया है। और उन्होंने ये समझाया कि अगर हम अच्छा कार्य करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, अच्छा फल होएगा, और अगर हम बुरा कार्य करेंगे तो हमको बुरा नतीजा उसका भोगना पड़ेगा। ये लिखने के बाद भी जो है कोरोना जो फैलने का क्या उन्हीं की वजह से हुआ था। दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम दिस, समाशेन, तो पहला जो इतिहासकार है वो है समाशेन। समाशेन जो है वो पूर्व इतिहासकार का जनक है। उसने अपने जो है 100 ईसा पूर्व तक के इतिहास का जो है परंपरा का वर्णन किया है अपनी कौन सी किताब में, ये शी ची। आपको इस किताब का नाम याद रखना पड़ेगा। ये शी ची जो है उसने इतिहासकारों के रिकॉर्ड इसमें जो है रिकॉर्ड लिखे हैं और उसका वर्णन किया है। समाशेन ने जो है दूर दराज के क्षेत्रों की यात्रा की, दूर दराज के क्षेत्रों की यात्रा की तथा वहाँ की प्राप्त सामग्रियों से जो लेखन उसको मिला है वो उसने वहाँ की घटनाओं पर लिखा है। और उस आंकड़ों पे उसने जो है वहाँ के लोगों उस घटनाओं पर उन व्यक्तियों की जीवनी का संकलन किया है। किसने? सुमा सेन ने। सुमा सेन ने कौन सी किताब लिखी थी? ये शी ची। ये शी ची, ये नाम रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है दूसरा तसो शुआंग। तसो शुआंग जो है वो ऐसा इतिहासकार था जिसने कि मौखिक परंपराओं, जो मौखिक परंपरा यानी कि उन्होंने जो लोगों से सुना, उन्होंने लोगों से जो सुना उस और जो दंत कथाएं हैं उनको डायरेक्ट उसने अपने लेखों में लिखा है। ठीक है, किसने? तसो स्वांग ने। ठीक है, उसने जो है कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी लिखी हैं? शिंगची, हानची और तुंग क्वान शामिल है। तो ये किताबों के नाम याद रखने पड़ेंगे। शिंगची, हानची और तुंग क्वान किताब जो है उसने लिखी थी, जो कि वहाँ के पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाई भी जाती है। और दूसरी शताब्दी में हान साम्राज्य के पतन के पश्चात चीन जो है छोटे छोटे उसमें बट गया, तो ग्रंथों की रचना जो है कम हो गई। और उसके साथ साथ जो इतिहासकार थे उनको सरकारी संरक्षण मिलता था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। सॉरी, ये नहीं आएगा इसमें। दूसरी शताब्दी में हान साम्राज्य के पश्चात छोटे छोटे साम्राज्य में बट गया था और कई ग्रंथों की रचना की गई थी। अतः लेखन के साथ साथ सरकारी संरक्षण भी इतिहास लेखकों को प्राप्त था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो राजा के साथ रहते थे ताकि उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त हो। उसके बाद जो है हमारा तीसरा है समाजचयन। समाजचयन जो है ये इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको जो है याद रखना पड़ेगा। समाचयन जो है वो जो है पूर्व इतिहासकार था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। समाचयन जो है एक महान इतिहासकार था और उसने राजा महाराजाओं के जो दस्तावेज हैं
राजा महाराजाओं के दस्तावेज को जो है शामिल किया था और उसका नाम दिया था शीजी। शीजी उसको बोलते हैं, ये नाम है। लेकिन ये आप नाम आपको अजीबोगरीब नाम है, लेकिन बट आपको याद रखने पड़ेंगे। इन जिन दस्तावेजों में प्राचीन काल से लेकर समय के विस्तृत इतिहास का वर्णन है, ठीक है। और इसने जो है अपने जो शीजी सारे जो प्राचीन दस्तावेज इसने राजवंशों का दस्तावेज रखा, उसमें जो है इसने उसको 5 भागों में बाँटा, और जिसमें मुख्य 5 भागों में बाँटा, और 2 भाग जो है इसके मतलब 5 खंड थे और उसको 2 भागों में बाँटा। नहीं 5 भाग थे और 2 खंडों में उसको बाँटा है इसने। कौन-कौन से थे? जिसमें कि पहले भाग में जो है उसने संगीत, ज्योतिष, शास्त्र और नहरें, कानून, प्रशासन, यातायात, ये सब इन चीज़ों के बारे में लिखा। उसने फर्स्ट भाग में, मतलब इतिहास लेखन में। उसके बाद जो उसने किताब लिखी, उसके दूसरे भाग में जो है शासनों की जो है जीवनी, उनका जो ऐसे उत्तराधिकारी है, किसी के जीवन चरित्र पर, किसी की जो तानाशाही शासक है, ईमानदार है, उसकी ईमानदारी पर, इस तरीके की घटनाएं उसने, मतलब इस तरीके का व्याख्या उसने जो है अपने इतिहास लेखन में की। और उससे इतिहास लेखन से प्रभावित होकर एक तरह की उनको शैली मिल गई है, एक तरह का उनको रास्ता मिल गया आगे के इतिहासकारों को हमें कैसे लिखना है। एक इतिहास में आपको संस्कृति, ज्योतिष, खगोल, कानून, प्रशासन, यातायात, इनके बारे में लिखना है, और दूसरे में जो है आपको चरित्र के बारे में उल्लेख किया गया है। तो उसी के आधार पर जो है एक और इतिहासकार है वानगू वानगू इतिहासकार है, जिसने कि इस तरीके के ही ऐतिहासिक शैली को अपनाया और उसने जो है अपना इतिहास लिखा, इस तरीके की जीवन शैली को अपनाया। 20वीं शताब्दी में जो है इतिहास थोड़ा पर कम हो गया था पश्चिमी बाहरी मापदंडों की अपेक्षा। तो 1917 में रूस की क्रांति में आई चीनी लेखन को काफ़ी प्रभावित किया। जो रूस में क्रांति आई थी 1917 में, काफ़ी प्रभावित किया, और प्रथम युद्ध के पश्चात कुल 20 वर्षों तक शांति काल बना रहा। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब भी इतिहास लेखन में जो है थोड़ा सा रुक गया, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो चीन के इतिहास से जो है प्रभावित होकर कई स्कूल, विश्वविद्यालय, ये सब खोले गए। उसके बाद जो है, और सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है कि जब ये जीवन शैली और ये समाज चीन ने जो किया, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो उसी के बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कन्फ्यूशियसवाद। ये आपके शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान से समझिएगा। कन्फ्यूशियसवाद क्या है? कन्फ्यूशियसवाद जो है एक लेखकों के बीच में विचारधारा है, एक तरह की शैली है या विचारधारा है, जिसमें कि ये लिखा गया है कि आपको किसी इतिहास को लिखना है तो उसमें राजनीतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक परंपराओं का गठन भी होना चाहिए, उसका भी प्रभाव डाला जाता है। तो इसलिए जो मानवतावाद है, यानी कि जो आध्यात्मिक बोध है, जो ये विचारधारा है, उसके आधार पर भी इतिहास लेखन होना चाहिए। तो कन्फ्यूशियसवाद जो है वो एक धर्म नहीं है। कन्फ्यूशियसवाद के अनुसार इतिहास में मानवता को भी महत्व देना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि हमें राजा महाराजा है, उसने गलतियां कर दी तो उसके बारे में नहीं, हमें जब इतिहास लिखेंगे उसमें मानवतावाद होनी चाहिए। तो उसी को जो है कन्फ्यूशियसवाद कहा जाता है। तो उसके बाद जो हमारा जो समाज चीन है, उसने इतिहास की इस पद्धति में प्राचीनतम इतिहास का विकास की यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभाई। और शुंग काल के महान इतिहासकार, उस समय जो शुंग काल था, महान इतिहासकार समा श्वेंग ने जो है 1019 से 1086 में अपनी पुस्तक जीझी तोंग जियान जीझी तोंग जियान के जरिए जो है काफ़ी विस्तृत जानकारी दी। इसका नाम याद रखना पड़ेगा, जीझी तोंग जियान, जिसने जो है 1362 वर्षों का चीन का इतिहास का ब्यौरा दिया। ठीक है। और इस काल को जो है, जो चीन का काल था, जो शुंग काल था चीन के समय में, वो बौद्ध धर्म का सर्वाणिक काल माना जाता है। और उस दौरान पे यानी कि बौद्ध यानी कि आध्यात्मिक मानवतावाद, तो मानवतावाद भी जो है आपके इतिहास लेखन पे होना चाहिए। उसके साथ आपको कन्फ्यूशियसवाद में इसका जो है शुंग काल के इतिहास का समा गुआंग का भी आपको इसमें उदाहरण देना पड़ेगा, जिसने कन्फ्यूशियसवाद की परंपरा को आगे बढ़ाया।
और यह पाया गया है कि कि इतिहास में जो वास्तविकता क्रम है, उसमें जो नैतिकता है वो ढूंढी जानी चाहिए, कि समकाल जो प्राचीन में जो जितनी भी गलतियां हुई है उससे सीख लेनी चाहिए, तो शिक्षा का माध्यम होता है। और चीनी इतिहास लेखन के अनुसार अतीत में हुए जो विद्वान है, महान दार्शनिक है, शासक है, गौरवशाली शासक है, कर्तव्यनिष्ठ हैं, उनके बारे में हमें जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि हम भविष्य में वो गलती ना करें। उसके बाद जो है उन्होंने जो समाजसेन ने जो शैली डाली थी कि आपको लोगों के जीवनी के बारे में भी लिखना है, उसके बारे में कि उन्होंने किस तरीके का मतलब उनके जो है चरित्र का वर्णन किया करना चाहिए, चरित्र का वर्णन यानी कि जीवनी हुआ, उसके बारे में लिखना चाहिए। तो उसके आधार पर कई चीनी यात्री भारत आए और उन्होंने भारत के बारे में लिखा। तो ये वाला पार्ट भी उस वाले क्वेश्चन में आ जाएंगे कि कौन चीनी यात्री थे जिन्होंने भारत के बारे में लिखा। वो थे आपके जो 3 मेन थे, हांगयान, हेनसांग और इत्सिंग। ठीक है, हानयान जो है उसने कौन सी किताब लिखी, फो क्वो की नामक किताब लिखी, जिसमें जो बौद्ध राज्य का विवरण होता है, और उसमें जिस तरह में जो अ, अछूतों के साथ जिस कैसा बर्ताव किया जाता था मौर्य वंश, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य काल में, गुप्त काल में किस तरह प्रकार अछूतों के साथ भेदभाव किया जाता था, उसके बारे में लिखा है 399 से 1414 ईस्वी तक का। उसके बाद हैन सांग का तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हैन सांग ने जो किताब लिखी थी, इसका नाम रखना, सुजुकी किताब लिखी थी, क्योंकि ये राजा हर्षवर्धन के राज्य में रहा था। तो इसने राजा के हर्षवर्धन की हर्ष चरिता इसने किताब लिखी थी, राजा हर्ष की जीवनी लिखी थी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इत्सिंग। इत्सिंग जो है उसका 672 से 688 ईस्वी में लिखा था, और उसने भारत के मालदीव की यात्रा की थी, और वहाँ के बारे में तत्कालीन भारत के बारे में लिखा था। तो ये था आपका चीनी इतिहास लेखन। चीनी इतिहास लेखन, रोमन इतिहास लेखन और भारतीय इतिहास लेखन, इनके बारे में हमने पता चल गया है। उसके बाद जो उसमें औपनिवेशिक काल जो क्वेश्चन है हमारा, कि औपनिवेशिक काल में भारतीय इतिहास लेखन की व्याख्या कीजिए। औपनिवेशिक काल में जो है आपको इसका ये आंसर लिखना पड़ेगा। ये रहा। जैसे आपका प्रश्न है, भारतीय इतिहास पर उपनिवेशवादी इतिहास लेखन पर टिप्पणी लिखिए। और इसमें एक और क्वेश्चन आ जाएगा, भारत में सबाल्टर्न अध्ययन क्या है, 19वीं शताब्दी के दौरान मुख्य धारा के पश्चिमी इतिहासकार लेखन का महत्व पहलू बताइए। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है आपके इसी एक क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन सेम होगा, क्वेश्चन अलग अलग होगा, इसमें तीनों चारों चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि भारतीय इतिहास है क्या। भारतीय इतिहास जो है वो दिल्ली की जैसे सल्तनत में जब मुगल साम्राज्य आए थे, राजवंश आए थे, तो वो लोग अपने साथ लेखकों को भी लाते थे। तो जो विद्वानों को लाते थे, तो उन्होंने उसमें हमें अकबर, जहांगीर, बाबर, इन सब के बारे में लिखा। लेकिन जब अंग्रेज लोग आए यहाँ पर, ब्रिटिश शासनकाल हुआ, उपनिवेशवाद जिसे हम कहते हैं, उस समय क्या हुआ कि इतिहास लेखन पर इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, क्योंकि वो ब्रिटिश काल जो है वो अपने उसमें लगे रहे थे कि तो भारत को हम कैसे, अपने व्यापार को कैसे अपने कब्जे में ले। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ के इतिहासकार थे, पश्चिमी इतिहासकार थे, बाहर के यूनान और रोमन के इतिहासकार थे, तब उन्होंने भारत में आकर जो है भारत के बारे में, उस समय की किस तरीके से अंग्रेज़ों ने शासन किया, भारत के बारे में लिखा। तो जब भारत के बारे में उन लोगों ने लिखा, तो भारतीय इतिहासकारों को ये लगा कि दूसरे लोग हमारे बारे में लिख रहे हैं, उपनिवेशवाद के बारे में लिख रहे हैं, ब्रिटिश शासन को अच्छा मान रहे हैं, ब्रिटिश परंपरा को अच्छा मान रहे हैं, उनकी संस्कृति को अच्छा मान रहे हैं, और हमारे देश की संस्कृति को पिछड़ा हुआ मान रहे हैं। तब जाके जो है भारतीय इतिहासकारों को एक धक्का सा लगा, और उनके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। तो उन्होंने कहा हम भी अपने देश के बारे में, अपनी अच्छाई के बारे में, इन्होंने हमारे देश में क्यों इतना जो है हमको जो है गुलाम बनाया, किस वजह से हमारे देश में आए, हमारे देश में ऐसा क्या था हमारे भारत में, तो उसके खिलाफ जो है उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उसी को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अब जब लिखते समय मार्क्सवादी, साबल्टन, ये सब आएगा, साम्राज्यवादी, ये सब चीज़ें इसके अंदर आपकी आएंगी। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि उन्होंने जो पश्चिमी इतिहासकार थे, उन्होंने जो है राजतरणी को सही कहा, और पश्चिमी इतिहासकारों ने यहाँ तक भी कहा कि जो भारतीय इतिहासकार हैं उनको जो है लेख में वो
वस्तुनिष्ठ नहीं हैं, उनको लिखना नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध तरीके से नहीं लगाया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने राजाओं के बारे में तो लिखा, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से उनको नहीं लगाया। तो इसलिए वो कहते हैं कि इन्होंने टाइम समय तो बताया ही नहीं है किस राजा ने क्या किया है, किस समय क्या किया है। इसलिए उन्होंने जो है भारतीय इतिहास में सिर्फ कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी को असली ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ माना, क्योंकि उसमें जो है उस समय का काल निर्धारण उसने किया था। राइट। उसके बाद आ जाता है, इसको आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। उसमें आ जाता है हमारा भारतीय इतिहास लेखन के विभिन्न दृष्टिकोण, जिसमें पश्चिमी इतिहासकार, मैंने आपको बताया पश्चिम वालों ने क्या लिखा, फिर भारतीय इतिहासकार। अब इनकी सोच कैसी थी, उस सोच के ऊपर उन्होंने जो इतिहास लिखा है उसी को उसका इतिहासकार दृष्टिकोण और विभिन्न दृष्टिकोण कहा जाता है इतिहासकारों का। पश्चिमी इतिहासकार थे, कुछ पश्चिमी इतिहासकार यानी कि जो विदेशी थे, उन्होंने किसी ने भारत को अच्छा बताया और किसी ने भारत को बुरा बताया। तो जिन्होंने भारत के बारे में अच्छा बताया उन्हें प्राच्यवादी इतिहासकार कहते हैं, और जिन्होंने भारत के बारे में बुरा लिखा है उसमें है साम्राज्यवादी और उपयोगितावादी इतिहासकार कहते हैं। उसमें एक ही है आपका जेम्स मिल। जेम्स मिल ने जो है भारत के इतिहास, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक लिखी, और उसने कहा भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्रारंभिक और मॉडर्न इतिहास और मध्यकालीन। ये देखिए, तो मैं आपको इसको धीरे धीरे पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्राच्यवादी इतिहासकार यानी कि जिन्होंने भारत के बारे में अच्छा लिखा है। भारत के बारे में जिन्होंने अच्छा लिखा उसमें सबसे पहले है एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन ने जो है हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मॉडर्न इंडिया 1841 में उसने जो है बारे में लिखा था कि हिस्ट्री ऑफ हिंदू एंड मॉडर्न इंडिया। इसने लिखा कि भारत की संस्कृति को पिछड़ा हुआ नहीं बताया। उसने जो लिखा है कि भारत का इतिहास जो है वो जो जेम्स मिल ने किया है वो पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं थी, और इसने जो है हिंदू एंड मॉडर्न इंडिया जो किताब लिखी थी भारत के बारे में, इतना अच्छा लिखा उसने कि उसने वो जो है 1857 में उनकी लिखी हुई ये किताब को विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाया जाता है। किसकी किताब को? एल्फिंस्टन की किताब को। एल्फिंस्टन ने जो है किताब लिखी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी, जिसमें कि अपेक्षाकृत व्यवस्थित रूप से हेस्टिंग संचालन के ब्रिटिश शासन के प्रकार प्रसार तथा सुदृढ़ीकरण का वर्णन किया। उसके बाद जो है एल्फिंस्टन ने ही दूसरी किताब भी लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश पावर इन ईस्ट, कि ईस्ट में ब्रिटिश पावर कैसे थी वो किताब लिखी थी। राइट। और एक और भी लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें काबुल और उसके अधीन राज्यों का लेखा जोखा उसने किया था। उसके बाद आते हैं जे टेल बॉय व्हीलर ने जो है मद्रास इन ओल्डन टाइम्स, उसके बारे में लिखा कि दक्षिण भारत में किस तरीके से लोग अंग्रेज आए और उन्होंने अपना व्यापार स्थापित किया, उसके बारे में लिखा था। उसके बाद एल्फिंस्टन के बाद आता है हमारा विंस्टन स्मिथ जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो विंस्टन स्मिथ है इन्होंने जो बुक लिखी है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये 1911 से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य में विंस्टन की लिखी हुई पुस्तक सभी विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाती है। यानी कि विंस्टन स्मिथ ने जो किताब लिखी थी वो आज भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। उन्होंने इतिहास लेखन की औपनिवेशिकवादी स्कूल को बनाए गए थे, और लेखक में अलग अलग दृष्टिकोण प्रकट हुआ था। उन्होंने जो है इनकी किताब जो है अंग्रेज़ों ने किस तरीके से हमारे देश पर किया था, अपना औपनिवेशिक स्टार्ट किया था, हमारे ऊपर साम्राज्यवाद किया था, उसके बारे में लिखा है, जो कि आज भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। अब ये जो इतिहासकार जो बनते हैं ये हर तरीके की सोच लेकर आते हैं। ये कहाँ से लेकर आते हैं? तो बंगाल में इसकी जो है अंग्रेज़ों ने ही रखी थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहीं के इतिहासकार हैं जिसमें इतिहासों का अध्ययन किया जाता है कि आपको इतिहास किस तरीके से लिखना है। तो यहीं से अलग अलग तरह के इतिहासकार निकलते हैं, मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी, उपयोगितावादी इतिहासकार निकलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा साम्राज्यवादी उपयोगितावादी इतिहासकार, जिसमें एक ही है जेम्स मिल को जो है
इन्होंने जो है ये बताया कि जो भारत की 1815 में जो नेपोलियंस पर फ्रांस पर विजय प्राप्त हुई थी, उसके बाद जो है ब्रिटिश पावर घमंड में आ गई थी और उसके बाद उन्होंने जब भारत पे कब्जा किया था तो उसके शासक बनाया तो और भी ज़्यादा घमंड में आ गई। तो जेम्स मिल ने जो है जेम्स मिल का जो लिखना है 8006 से 1818 ईस्वी तक जो है का समय है जेम्स मिल का। उसने जो है इसमें अंग्रेज़ों के विषय में किताब लिखी है जिसने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा। उसने क्या लिखा? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। विंस्टन स्मिथ ने कौन सी किताब लिखी थी? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें भारत के बारे में अच्छा लिखा, लेकिन हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जो है इन्होंने भारत के बारे में बुरा लिखा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ी हुई है, यहाँ के राजा निरंकुश है, यहाँ के लोगों को लिखना नहीं आता है और इसलिए और जब भारतीय ब्रिटिश आए हैं इन्होंने यहाँ पर जो है आके जो है यहाँ का मतलब विकास किया है, रेल वगैरह लाए थे और यहाँ पर जो है स्कूल खोले, शिक्षा दी, अंग्रेजी भाषा जो है मैक्स मूलर वगैरह जो है वो लेकर आए थे अंग्रेजी भाषा का अध्ययन के लिए। तो उन लोगों ने यहाँ पर अच्छा काम किया है। तो इस तरीके का विचार जो है आपको ये जेम्स ने दिया था, जेम्स मिल ने दिया था। तो जेम्स मिल जो है उन्होंने और वो उनकी जो बुक थी वो 1820 26 40 में जो है पुनर्मुद्रण हुई और वहाँ के कॉलेजों में पढ़ाई भी जाती है। तो इस तरीके से एच विल्सन ने जो है इसका संपादन किया था उनकी किताबों का और उन्होंने इस किताब के बारे में कि ब्रिटिश वालों ने कैसे उस पर अधिकार किया, उन्होंने अपने आप को अच्छा बनाया, उपयोगितावादी अभिव्यक्ति साबित किया। उसी में हमारे थॉमस मुनरो और चार्ल्स ड्रेमियन थे जिन्होंने भारत के बारे में अच्छा बोला। उन्होंने कहा कि नहीं, आप कहते हैं कि भारत जो है पिछड़ा हुआ है, नहीं, भारत के लोगों इसलिए पिछड़ गया क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश शासन ने उनको अपना गुलाम बना लिया था। वही मद्रास, बम्बई और 1857 और 1858 में 3 विश्वविद्यालय भी जो है उन्होंने खोले थे। अब उसके बाद आता है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में आपका ARC मजूमदार, जिसने भारतीय लोगों का इतिहास और संस्कृति 11 खंडों में लिखी। RC मजूमदार आपको नाम याद रखना है। उसके बाद कॉर्पोरेट लाइफ ऑफ एंशिएंट इंडिया, बंगाल का इतिहास, इस तरीके की किताब जो है उन्होंने लिखी है। ठीक है। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन अभी मैंने आपको समझाया है। जब इन लोगों ने हमारे देश के बारे में बुरा बुरा लिखा तो भारत के जो इतिहासकार थे उन्होंने कहा नहीं, तुम लोग गलत बोल रही हो, भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास और भी गौरवशाली है, वहाँ के राजाओं की महान गाथाएं हैं। और इसलिए जो है भारत के इतिहासकारों ने उनका विरोध करने के लिए जो उनकी प्रतिक्रिया थी वो व्यक्त की है, उसको राष्ट्रवादी इतिहास काल बोला जाता है, जिसमें कि राष्ट्र प्रेम की जो विचार है वो दिखते हैं। उसमें सबसे पहला है RC मजूमदार की जो पुस्तक है आपकी मजूमदार की जो पुस्तक है भारतीय लोगों का इतिहास और संस्कृति, ये किताब जो है स्कूलों में संस्कृति जो है राष्ट्रवादी होने के साथ अर्थ सामाजिक विचारधारा को दिखाती है। और उसमें जो हमारे दादा भाई नारोजी, कोसाम्बी, DD कोसाम्बी और रविंद्रनाथ टैगोर, इन लोगों ने जो है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को विस्तार पूर्वक बताया कि इन्होंने कैसे हमारे पर गुलामी की। उसके बाद आ जाता है हमारा मार्क्सवादी इतिहास लेखन। तो ये क्या होता है मार्क्सवादी इतिहास लेखन? तो मार्क्सवादी क्या होता है, सबसे पहले आपको इसके ऊपर अलग से भी जो है आपके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है, मार्क्सवादी विचारधारा क्या थी। और उन्होंने जो है DD कोसाम्बी ने मार्क्सवादी विचारधारा का कैसे संरक्षण, तो कैसे उन्होंने विवरण दिया। जो किताबें लिखी हैं DD कोसाम्बी ने किताबें लिखी हैं वो मार्क्सवादी विचारधारा को बताती हैं। तो उसके बारे में आप बताइए। तो पहले तो आपको ये समझना है कि मार्क्सवाद होता क्या है। मार्क्सवाद जो है जर्मन के मार्क्स जो है उन्होंने जो है एक अपने शिष्य के साथ मिलकर एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बनाया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो इतिहास होता है वो ऐसा नहीं है कि राजा महाराजाओं का ही इतिहास कर दिया तो हमको पता चल गया वहाँ के उस समय। तो वो कहते हैं कि उस समय के समाज के बारे में अगर हमको जानकारी चाहिए तो उस समय की जो अर्थव्यवस्था है, उत्पादक प्रणाली है, जो उत्पादक प्रणाली है उसके बारे में हमको जो है जानकारी होनी चाहिए। तो मार्क्स का तो यही है कि उत्पादक प्रणाली और आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए।
क्या? हमारा इतिहास। ज़रूरी नहीं है कि वो इतिहास सिर्फ राजा महाराजों तक का ही हो, सिर्फ आपको जो है उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस समय की उत्पादन प्रणाली कैसी थी, उस समय व्यापार कैसे होता था, उस तरीके का आपको जो है इतिहास लिखना चाहिए। उसी को ही मार्क्सवादी इतिहास विचारधारा कहते हैं। तो मार्क्सवादी विचारधारा के ऊपर जो है इंडिया टुडे पालमे ने जो है इंडिया टुडे किताब लिखी थी, और सोशल बैकग्राउंड इंडियन नेशनलिज्म, ये है 1948 में A.R. देसाई ने जो है ये वाली किताब लिखी थी। और ये किताब जो है भारत में मार्क्सवादी की शुरुआत की पुस्तकें हैं। इंडिया टुडे में जो है ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय इतिहास, इंडिया टुडे में जो है भारत औपनिवेशिक काल में जो भारतीय जब अंग्रेज शासन कर रहे थे, उस समय की वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ की राजनीतिक प्रणाली और वहाँ के अधिकांश पहलुओं के रूप को व्यापक रूप से बताया गया है। और इसमें जो है उस समय के जो सांप्रदायिक राष्ट्रीय आंदोलन समस्याएं थी, वो भी इस किताब में आपकी व्याख्या की गई है। उसके बाद दूसरा है हमारा आरसी दत्त। आरसी दत्त का मानना था कि भारत में जो उन्होंने लिखा कि भारत में जो गरीबी है वो भारतीयों के कारण नहीं है, उपनिवेशवाद और पूंजीवाद की जिम्मेवार हैं। यानी कि जो भारत में आरसी दत्त ने लिखा कि जो भारत में गरीबी आई है वो किस वजह से आई है, क्योंकि उन्होंने औद्योगिकीकरण अपने देशों में किया यूरोप ने, और भारत में उसका विऔद्योगिकीकरण हुआ, इस वजह से भारत में गरीबी आई है। और डी कोसाम्बी जो महान इतिहासकार है, रोमाने ने जो है, जो रोमिला थापर है, उन्होंने जो है डी कोसाम्बी को जो है इतिहास लेखन का बदलाव माना, कि उन्होंने इतिहास लेखन की विचारधारा को ही बदल दिया, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सही लिखा। उन्होंने कहा, जो डी कोसाम्बी ने जो लिखा है, उन्होंने यही क्वेश्चन अलग से एक और भी आता है कि डी कोसाम्बी ने कैसे सामंतवाद के ऊपर जो है लेखन कार्य किया है, कैसे सामंतवाद के विचार अलग चरणों को बताया। डी कोसाम्बी ने लिखा कि भारत का में जो उत्पादन प्रणाली है उसमें दास प्रथा का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि रोमन साम्राज्य में क्या थी, उत्पादन प्रणाली में दास प्रथा होती थी। दास प्रथा मतलब वहाँ पर जब उत्पादन करते थे, वहाँ के उत्पादन यानी कि जब जो भी उत्खनन होता था, उत्खनन में जो है दासों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और खेतों के लिए भी जो है उत्पादन प्रणाली में दासों का इस्तेमाल किया, उनको दास बना के रखा जाता था। और जैसे किसी देश को हराते थे तो पूरा दास बना देते थे, फिर उनसे ये वाले कार्य किए जाते थे। तो दास प्रणाली थी उत्पादन पद्धति में। लेकिन डी कोसाम्बी ने कहा नहीं, भारत में जो सामंतवाद था, लेकिन सामंतवाद पे दास प्रणाली पद्धति लागू नहीं की जाती है, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया। क्योंकि जो मार्क्सवादी था उसने कहा था कि उत्पादन पे दास पद्धति थी, लेकिन एशियाई इतिहासकार उन्होंने कहा था कि उत्पादन पद्धति में दास प्रथा थी। लेकिन डी कोसाम्बी ने कहा नहीं, उत्पादन प्रणाली में दास प्रथा को खारिज कर दिया, ठीक है। एशिया के लोग जो है दास पद्धति थी वो भारत में नहीं है। और कोसाम्बी का कहना है कि भारत के उत्पादन की दास पद्धति मौजूद नहीं है, उत्पादन में दास पद्धति मौजूद नहीं है, यानी कि उत्पादन कार्यों के लिए दास नहीं बनाया जाता था। और दूसरा उन्होंने सामंतवाद पे जो उन्होंने जो प्रतिक्रिया दिखाई थी, जो अवरोध दिखाया था कि सामंतवाद जो है यहाँ पर 2 चरणों का सामंतवाद होता था। पहले चरण में जो है आपका राजा जो है सीधा जो अपना जो अधिकारी होता था उससे कर वसूलता था, उसको नहीं पता कि क्या किसान क्या कितना कर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। वो सीधा जो उसने नियुक्त किया होता था, जिसको कि हम जमींदार वगैरह कहते हैं, है ना, उसको जो है नियुक्त किया था, वो उससे लेता था। दूसरे चरण में छोटा एक था उच्च स्तर का उच्च सामंत, ऊपर से सामंतवाद, और एक था नीचे से सामंतवाद। नीचे से सामंतवाद होता है कि अब ये जो राजा ने जिसको नियुक्त किया है उसके बाद एक और होता था, और वो किसानों से लेता था, ठीक है। तो उसको कहते हैं नीचे से सामंतवाद। तो कार्ल मार्क्स ने जो है इस तरह की कोई व्याख्या नहीं की थी, लेकिन
जो डीडी कौशाम्बी है उसने पूरी ये चीज़ बताई। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके की जो पद्धति है, जो क्या कहते हैं, जो पश्चिमों में जो क्या कहते हैं उसकी अर्थव्यवस्था थी, जो वो राजनीतिज्ञ जो बनाते हैं, जिस तरीके का वो ले रहे थे उस समय राजनीति की प्रणालियों को ले रहे थे, वो भारत में पहले से ही मौजूद थी। और जो उत्पादन पद्धति जो वो मतलब जिस तरीके का वो शासक कर रहे थे, चाणक्य ने जिस तरीके की राजनीति करी है वैसे तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा कि जिस नीति को वो अपना रहे थे राजतंत्र में, वो भारत में पहले से ही मौजूद है। इस तरीके का डीडी कौशाम्बी ने और आरसी मजूमदार ने कहा था कि जो जिस तरीके की वो इन भारतीयों में संस्कृति और सामाजिक और जिस तरीके का वो बर्ताव बता रहे हैं, वो भारत में पहले से ही मौजूद हैं। राइट। तो इस तरीके का आपको भारतीय इतिहास लेखन के बारे में व्याख्या करनी है उपनिवेशवाद का। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि साम्राज्यवादी, उपयोगितावादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी क्या है। अब आ जाता है आपका सबाल्टन। अब आ जाता है आपका सबाल्टन। तो भारतीय इतिहास लेखन में सबाल्टन का क्या मतलब होता है, इसका अलग से शॉर्ट नोट भी आएगा और क्वेश्चन भी आएगा, और आपको इसके अंदर ये एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। सबाल्टन को ही पूरा आप एक पेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक पेज में आप राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक पेज में आपका पश्चिमी इतिहासकार, प्राच्यवादी इतिहासकार के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, और एक पेज में भारतीय इतिहास शुरू कहाँ से हुआ था उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपके जो ये क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन तीनों के तीनों। राइट। तो आपको सबाल्टन का मतलब बताते हैं। सबाल्टन का मतलब क्या होता है कि सबाल्टन जो है, जब जो एशियाटिक सोसाइटी में जो इतिहास पढ़ाया जाता था, तो सबाल्टन स्कूल से जो है एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण सामने आया। ऐतिहासिक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि आपको इतिहास जो है, आप जो राजा महाराजाओं का इतिहास लिखते हो, फिर मार्क्स ने कहा कि नहीं, आपको जो है अर्थव्यवस्था, उत्पादन प्रणाली है, उसके ऊपर भी इतिहास लिखना चाहिए। फिर सबाल्टन ने कहा नहीं, आपको निम्न वर्गीय और हाशिए पर रहने वाले, निम्न वर्गीय और हाशिए पर रहने वाले लोगों का भी इतिहास लिखना चाहिए। निम्न वर्गीय यानी कि जो मजदूर है, श्रमिक हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, उनके बारे में भी इतिहास लिखना चाहिए। उनको क्या वो सोचते हैं और उनको क्या समस्याएं आती हैं, उसके बारे में भी अध्ययन करना चाहिए। तो उसी को सबाल्टन स्कूल कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सबाल्टन स्कूल में आपको बोले कि ये पढ़ो, नहीं। सबाल्टन एक विचारधारा है कि आपको उन चीज़ों के बारे में, समस्याओं को ढूंढ के लाना है, उनके बारे में लिखना है, वो किस चीज़ से करते हैं। तो ये भी इतावली मार्क्सवादी दार्शनिक कौन थे, एंटोनियो, ये भी मार्क्सवादी दार्शनिक थे जिन्होंने सबाल्टन शब्द को गढ़ा था। ठीक है, जिसने किसान, श्रमिक और जैसे लोगों के एक वर्ग को वर्णन किया है। उसके बाद आते हैं हमारे, जिन्होंने भारत में इस सबाल्टन को फैलाया, वो थे हमारे भारत के रणजीत गुहा। रणजीत गुहा है, जिनकी मृत्यु अभी 23 अप्रैल 2023 में हुई है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण एशियाई समाज के संदर्भ में आमतौर पर जाति, वर्ग और निम्न वर्गीय व्यवसाय जैसे कारकों को आधार पर अधीनता से जोड़ता है। क्योंकि हमारे देश की जो विकास है वो कहाँ से होता है, जो निम्न वर्ग के लोग काम करते हैं, किसान काम करते हैं, श्रमिक काम करते हैं, उनके आधार पर उस देश की अर्थव्यवस्था जो है निर्भर करती है कि किस तरीके से काम किया जाता है। रणजीत गुहा ने जो पुस्तक लिखी है वो है औपनिवेशिक भारत में किसान विद्रोह के प्राथमिक पहलू। औपनिवेशिक भारत में यानी कि जब भारत पे अंग्रेजों का शासन था, उस समय भारत में श्रमिक, किसान यानी कि किसानों के ऊपर कैसा अत्याचार हो रहा था आपको पता है। महलवारी, सामंतवाद और कर, और जितने तरह के अलग अलग कर थे, वो कर उनके ऊपर लगाए जाते थे, जिसके बिरसा मुंडा विद्रोह ये सब किया गया था। तो किसान जो है वो विद्रोह करते थे। तो उसके बारे में रणजीत गुहा ने अपनी किताब किसमें लिखा, औपनिवेशिक भारत में किसान विद्रोह। ठीक है। तो इस तरीके के रणजीत गुहा ने जो है एक तरह का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, अभी तक करते आए हैं, क्योंकि वो अभी मई 2023 में है। तो किसानों को केवल प्रारंभिक चिंता की वस्तु के रूप में नहीं देखना चाहिए, बजाय उनके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, और उनके जो समस्याओं को वो सामना करते हैं उसके ऊपर उन समस्याओं को समझना चाहिए, जो आज भी हमारे देश में किसानों का विद्रोह बना हुआ है। तो वो जो है सबाल्टन स्कूल
का एक विचारधारा है, एक तरह की सोच है, किसकी, लेखकों की सोच है। तो सबाल्टर्न स्कूल के बारे में आप अच्छा बना के अपने आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन यही ख़त्म होता है। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। आपको ये डायग्राम बनाना है और पूरा आंसर आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शॉर्ट्स नोट्स में आपका आ जाता है। आपका जो शॉर्ट्स नोट्स में आता है उसके बाद आता है हमारा अनाल स्कूल और पर्यावरण इतिहास लेखन। तो अनाल स्कूल क्या होता है, जब आप सबाल्टर्न समझ जाएंगे तो अनाल भी समझ जाएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अनाल स्कूल क्या होता है कि जैसे कि सबाल्टर्न स्कूल है, मार्क्सवाद विचारधारा है कि मार्क्स ने कहा था कि आपको जो है अर्थव्यवस्था उत्पादन प्रणाली पे भी इतिहास करना चाहिए। सबाल्टर्न ने कहा कि निम्न स्तर पर इतिहास करना चाहिए। लेकिन अनाल स्कूल में जो विद्वान जर्नल एनालेस ने इसका नाम रखा था, उन्होंने कहा था कि आपका इतिहास राजनीतिक, कूटनीति और सैन्य इतिहास पर ही नहीं होना चाहिए। इस इतिहास को अलग अलग भागों में, अलग अलग विषयों में बांटना चाहिए, जैसे समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, मानविकी, इन सबको शामिल करना चाहिए। यानी कि आज जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम इतिहास में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिविक्स, हिस्ट्री, ये सब अलग अलग इतिहास के विषय हैं। तो इतिहास के विषय में जो है, ऐसा ही नहीं है कि ये सिर्फ सैन्य शक्ति वाला इतिहास हो। इतिहास लेखन पे अलग अलग विषय पर निर्भर होना चाहिए, अलग अलग अध्ययन करना चाहिए। जैसे समाजशास्त्र है जिसमें समाज के बारे में लिखा होना चाहिए, अर्थशास्त्र है जिसमें कि आपको उनकी जो आर्थिक स्थिति है, अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में लिखा जाना चाहिए। भूगोल है, उसमें भूगोल में आपका जो फिजिकल मैप है, भौगोलिक मैप है, उसके कारण भौगोलिक संरचना है वो कैसे प्रभावित होती है, उसके बारे में लिखा जाना चाहिए। मानविकी होता है कि मानव की विचार मानसिकता, जो कन्फ्यूशियसवाद है, मानवतावादी जो इसको कहा है चीनी ने, तो इस तरीके के अलग अलग विषय होने चाहिए। तो ऐतिहासिक के प्रति एक नया दृष्टिकोण यह है कि यह स्कूल इतिहास को केवल घटनाओं का विवरण नहीं देता, बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में देखता है, जो समय के साथ विकसित होती है। क्या है, ये सब चीज़ें समय के साथ विकसित होती है, अलग अलग विषयों में हम करेंगे। और यह स्कूल स्थानीय समुदाय पर ध्यान केंद्रित करता है। इस स्कूल का क्या प्रभाव पड़ा, इस स्कूल का यही प्रभाव पड़ा। ये तो आप बना के भी लिख सकते हैं कि सारे इतिहासकारों की विचारधारा चेंज हो गई। उन्होंने भारतीय इतिहास को जो है अलग अलग विषयों के आधार पर देखना और समझना शुरू कर दिया। और इसके प्रमुख विचारक, आपको इसका नाम याद रखना पड़ेगा, लुसियन फेवर और मार्क्स ब्रोडेल था। फर्नार्ड ब्रोडेल, इन्होंने जो है इसका समर्थन किया है, इसको आगे लेकर गए हैं। और 20वीं शताब्दी और 1960 के दशक में, 1970 के दशक में जो है इतिहास लेखन में एक नई विचारधारा ही, जो हम अपने जो विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान का जो है एक अलग से सामाजिक विज्ञान की जो है इसमें नियुक्ति हुई है। सामाजिक विज्ञान को अलग अलग विषयों में बांटा गया है। जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो इसी अनाल स्कूल के ऊपर है। पर्यावरण इतिहास, इसमें तो आप अच्छा लंबा चौड़ा बना के लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ये लिखना है कि पर्यावरण इतिहास यानी कि मनुष्य और प्रकृति की दुनिया के बीच के संबंध को ही पर्यावरण इतिहास कहते हैं। मनुष्य कैसे प्रकृति का इस्तेमाल करता है और प्रकृति कैसे मनुष्य के ऊपर जो है मनुष्य को प्रभावित करती है, उसके बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में को जानना ही पर्यावरण इतिहास होता है। पर्यावरण इतिहास में महत्वपूर्ण पहलू है कि मानव पर्यावरण की अंत्यक्रिया का मतलब होता है जब गैर मानवीय कारक का प्रभाव, गैर मानवीय कारक यानी कि जो जलवायु है, मिट्टी है, आपदाएं हैं, ये गैर मानवीय चीज़ें जो मनुष्य को प्रभाव करती है। और मनुष्य मानवीय क्रिया क्या होती है जो पर्यावरण को प्रभाव करती है, जैसे मिट्टी को, भूमि को उपजाऊ बनाना, है ना, उनके संसाधनों का इस्तेमाल करना, पानी में बांध बनाना, पानी को लेना, जलवायु को साफ रखना, तो ये सारी मानवीय क्रियाएं हैं। तो पर्यावरण जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, मानवीय धाराओं के ऊपर, मानवीय विचारों के द्वारा, और जिस तरीके से वो अपने संसाधनों का ध्यान रखेंगे और उसी के से हमें जो है स्वच्छ पर्यावरण मिलेगा। तो पर्यावरण इतिहास के क्षेत्र में, जैसे कि पर्यावरण इतिहास के क्षेत्र में कौन कौन से इतिहास है, कृषि इतिहास और उद्योग इतिहास, ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी।
राइट। अब आपको जो है ये किताब पढ़ने में, समझने में आसानी होगी। रोमन यूनानी सभ्यता, चीनी परंपरागत, 19वीं शती की विचारधारा, मार्क्सवादी इतिहास लेखन, पश्चिमी मार्क्सवादी इतिहास लेखन, इसके ऊपर आप अच्छा लिख सकते हैं। अनाल स्कूल, पर्यावरण इतिहास, प्राचीन इतिहास क्या था, इतिहास के स्रोत, ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत, ये सब कहाँ से मिल गया, इसके बारे में आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब ये आपकी बुक ख़त्म हुई। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट्स करके ज़रूर लिखिएगा। हो सके तो इसके नोट्स बना लीजिए, ताकि जो भी मैंने बोला है उसके नोट्स बना लीजिए, लिखते रहिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। इसी के मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।